हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड फेज परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो, रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा करना है। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज और कि जो बिहार वालों का फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है, और यूपी वालों का फॉर्म तो चालू ही है। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, 27 अप्रैल को जो है बिहार वालों का लास्ट डेट है, और 30 अप्रैल को जो है यूपी वालों का लास्ट डेट है। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो यूपी वालों का एग्जाम 1 जून को है, और 24 मई को जो है बिहार वालों का एग्जाम है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो अपना जो तैयारी है अच्छे से ध्यान से करेंगे सभी लोग। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिसने शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का बिस्मार्क जो है निम्न में से किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भारत के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जो है जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले वल्लभ भाई को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, निम्न में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर? तो इन चारों में से सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को जो है अलग करता है, पृथक करता है। ठीक है, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। क्लियर सभी को? चलिए, और इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, बताइएगा सही उत्तर का, निम्न में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात कर रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, उलर झील। ठीक है, उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यह झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा साथियों, चौथा नंबर देखिए क्या पूछा गया आपसे, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? मतलब हरित क्रांति जो है भारत में किसने स्टार्ट की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों MS स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, भारत के मशहूर कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक या पितामह डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ठीक है, हरित क्रांति के बाद ही भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया था। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत आपकी 1950 से 1970 के बीच में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत आपकी 1966 में हुई थी। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनको जो है विश्व में और इनको जो है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर। भारत में हर साल जो है 29 अगस्त को ही जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जो है भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती यानी कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा। किताब उल हिंद के लेखक कौन है थे? बताइए, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अल बरूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई अल बरूनी की जो है कृति है। ठीक है, अल बरूनी जो है भारत का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। ठीक, क्लियर है? अगला है आपका है 7वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। जावा मानव संबंधित है किससे? बताइए, जावा मानव संबंधित है किससे? तो जावा मानव संबंधित आपका हो जाए साथियों मंगोलायार्ड प्रजाति से। ठीक है, मंगोलायार्ड प्रजाति से जावा मानव संबंधित है। ठीक है, जावा मानव मंगोलायार्ड
प्रजाति से संबंधित है? यह जावा द्वीप यानी कि इंडोनेशिया पर खोजा गया एक प्रारंभिक मानव जीवाश्म है। जावा मानव या पिथिकांथ्रोपस इरेक्टस वानर मानव था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अनेकतावाद किस धर्म से संबंधित है? बताइए, अनेकतावाद जो है किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर से होगा इसके बारे में। देखिए मिला जुला के जो है आपके पास अप्रैल तो चल ही रहा है, अप्रैल का आज 7 तारीख हो चुका है। ठीक है, और 24 आने की समझ के चलिए कि आपके पास मुश्किल से मुश्किल कितना 45 दिन या 40 दिन का टाइम बचा है बिहार वालों के पास। ठीक है, तो जो आप लोग अभी जो अपनी तैयारी है अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। जो है अभी आपका जो छठ है वो भी खत्म हो गया, नवरात्रि था वो भी खत्म हो गया, रामनवमी था वो भी खत्म होगा। तो अभी जो है आप लोग क्लास में फोकस कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। ठीक है, कुछ डाउट होता है तो हमें पूछिए, हम आपके लिए हमेशा कमेंट का उत्तर देते हैं आपके। ठीक है, एक आधे ऐसे कमेंट होते हैं जो कि देने लायक नहीं रहते, उसका नहीं दिया जाता, लेकिन जो आपके कमेंट रहते हैं उसके आंसर आपके बराबर मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के जो आंसर आपको बराबर मिल जाते हैं। ठीक, तो अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से कीजिए। मिला जुला के जो है यूपी वाले के पास भी समझ के चलिए 10 दिन तो खत्म हो गया, उन लोग को भी 50 दिन का टाइम बचा है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जो है आप लोग सीरियस मोड पर अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसी जैसी आपकी तैयारी अच्छी होगी वैसे ही आपके जो चांसेस है गवर्नमेंट सीट के ज्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, और क्लासेस आपको देखिए पसंद आते हैं तो क्लासेस को आप लोग लाइक करते हुए चलिए, और जो है शेयर कर दीजिए। जो भी आपके भाई बहन है या दोस्त बंधु कोई भी है उनके साथ क्लास को शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी जो है अच्छे से हो सके। ठीक, और क्लास को जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है, तैयारी को आप लोग पूरी तरह से करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देगा? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा खेल कूद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और इसकी शुरुआत 1961 से हुई है। अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? बताइए, तारीख फिरोज शाही जो है किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तारीख फिरोज शाही की रचना आपकी जियाउद्दीन बर्नी ने की है। जियाउद्दीन बर्नी जो है मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका 11 नंबर क्वेश्चन क्या था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक आपका जो है इब्राहिम लोधी था। ठीक है, जिसको बाबर ने पराजित किया था। ठीक, क्लियर से होगा इसके बारे में। लोधी वंश का अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी था वह सिकंदर लोधी का पुत्र था, तथा अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह दिल्ली सल्तनत का शासक बना। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर की मुगल सेना ने इब्राहिम लोधी की सेना को परास्त कर दिया। इसके साथ ही लोधी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव यानी कि स्थापना हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 12 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना आपकी 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर से को 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। इसका आधार जो है तार, आ, तार्किक था। ठीक है, इसे जो तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। इस नए धर्म को केवल अबुल फजल फैजी और बिरबल ने ही स्वीकार किया था। ठीक है, 3 जन ने, अबुल फजल, फैजी और बिरबल ने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा हैदर अली। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर से इसके बाद टीपू सुल्तान का जन्म आपका 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। ठीक है, 1750 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में जो है टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम हैदर अली था तथा माता का नाम आपका फखरुन्निसा था। ठीक है, उनके पिता जो है 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान की वीरता से प्रभावित होकर हैदर अली ने उन्हें शेरे मैसूर की उपाधि दी थी। 4 मई 1799 को जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है 14वां प्रश्न, धारा की इकाई क्या होती है? बताइए, धारा की इकाई क्या होती है? तो धारा की इकाई आपकी एम्पियर होती है। ठीक है, इतना याद रखिए। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा को
अमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है और विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है किसमें? एमबी में, एचबी में, सीबी में या डीबी में? तो कंप्यूटर की मेमोरी आपकी जो है एमबी में मापी जाती है। ठीक है, मेगा बिट सेकेंड। ठीक है, क्लियर सको। किसी कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को सहेजने और प्रोसेस करने के लिए मेमोरी यानी कि स्मृति की आवश्यकता होती है। मेमोरी को नापने के लिए आपकी जो है एमबी की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 8वां प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान जो है इसकी बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना आपकी 16 फरवरी 1952 में की गई थी। ठीक है, अगला है आपका 17 नंबर प्रश्न। ध्यान से देख के बताएंगे। निम्न में से किसे साहित्य हेतु प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया था? बताइए, निम्न में से किसे जो है साहित्य हेतु प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एनी एनॉक्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर। भारत में कच्चा तेल उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो भारत में कच्चा तेल उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान आपका देखा जाएगा तो मुंबई हाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही होता है मुंबई हाई, यानी कि देश का जो है सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है जो कि अपतटीय क्षेत्र में शामिल है, यानी कि समुद्र के बीच में स्थित है। ठीक है, कच्चा तेल धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तैलीय द्रव्य है। ठीक है, अगला है आपका 19वां प्रश्न। ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। निम्न में से किसे जो है वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अविनाश सावले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए, नहीं, अविनाश सावले को नहीं, अंचत शरद कमल को दिया गया था। ठीक है, 2022 की बात करें तो अंचत शरद शरद कमल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू ने टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरद कमल को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, अगला है आपका 20वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा निम्न में से कौन है हमसे बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दिया गया है रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर। थॉमस कप 2022 निम्न में से किस देश ने जीता है? बताइए, थॉमस कप 2022 निम्न में से किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप विजेता का जो खिताब है हासिल किया। ठीक है, इंडोनेशिया 14 बार से थॉमस कप विजेता रहा है। 8 मई से 15 मई 2022 तक जो थॉमस कप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला आपका साथियों 22 नंबर। सितार का आविष्कारक कौन है? सितार आपने जो बजाता है उसकी बात है। सितार का आविष्कारक कौन है? तो सितार के आविष्कारक आपके आमिर खुसरो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लतीफ खां जो है सारंगी से संबंधित है। जाकिर हुसैन आपके तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर जो है सितार वादक है ये भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा आपकी कनारी धारा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। कनारी धारा जो है ठंडी जलधारा है। इसके अतिरिक्त शेष सभी जो है गर्म जलधाराएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 24वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? बताइए, इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इष्ट की नीतियों से प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल सबसे अधिक प्रभावित हुआ
ठीक है। वह भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल जो है अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक रहा था। ठीक है, 1 साल का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथी, 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? बताइए, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई दिए गए विकल्पों में से राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, ड्रिप सिंचाई का अर्थ होता है बूंद बूंद करके सिंचाई। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी पसंद आई है। तो आप लोग क्लास का जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। आपका आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग वाली दोपहर को 1 बजे आप लोग आ जाइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।